नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, बीए प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम प्रोग्राम, बीएससी ऑनर्स में भी हो आप तो आज का ये जो सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों ही सेमेस्टर में दोस्त ये सब्जेक्ट होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा ये सब्जेक्ट जो कि AECC में होता है, ये जिसका नाम है इन्वायरमेंटल साइंस। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर के साथ, और आज मैं आपको नोट्स देने वाला हूं जिससे कि आपका पूरा पेपर ये मस्त जाने वाला है। चलिए प्लीज इस वीडियो का आप एंड तक देखना। सबसे पहले हम इंडेक्स की बात करते हैं। इस टॉपिक के अंदर कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। ये जो नोट्स आपको मैं दिखा रहा हूँ इसके अंदर जस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स को कवर किया गया है। आप यहाँ से देख लीजिए जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, फॉर्मेट किस तरीके से होता है पेपर का, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। आप चैप्टर के नाम यहाँ पे देख लीजिए। टोटल यहाँ पे देखोगे तो 8 यूनिट्स हैं। जैसे कि आप चैप्टर में देखोगे तो हर एक यूनिट से एक एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो 8 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, तो कोई से भी आपको 4 क्वेश्चन करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो सभी यूनिट्स में एक एक क्वेश्चन आना है। तो आपको कोशिश ये करना है कि जो सबसे पहला यूनिट है इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, तो इन चारों यूनिट से एक एक क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना है। पहला यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड, फोर्थ यूनिट, ये चारों यूनिट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अब ये 4 भी कर लेते हो तो मच बेटर है। ऐसे तो काफ़ी सारे यूनिट से क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया सब में से आने वाले हैं। ऐसा कोई यूनिट नहीं है जिसमें क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन सभी में से आएंगे। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको दिखा दिया मैंने। एक बार इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी आप थोड़ा सा नजर मान लीजिए। इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल रिसोर्सेज से क्वेश्चन आना ही आना है, बायोडाइवर्सिटी से भी आना है। और इधर एक एंड में दोस्तों यहाँ पे एक चैप्टर दिया है ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो गया, ये सब यूज इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये चीज़ें समझ में आ जाने के बाद चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो क्वेश्चंस और प्लस उनका ब्रीफली में एक आइडिया दे दूं कि इस क्वेश्चन में आंसर कैसे लिखना है और किस तरीके से क्वेश्चन आएगा आपका। आपके एग्जाम्स में जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है या तो वो ट्रू फॉल्स होता है या उस क्वेश्चन के अंदर आपको शॉर्ट नोट्स दिया गया होता है। दैट मीन्स इसमें आप देखिए आपके पास 7 ऑप्शन होंगे, 7 ऑप्शन दिए गए और ये कहा गया है कि डिफाइन अटेम्प्ट एनी 5, यानी कि इन 7 में से कोई 5 आपको अटेम्प्ट करना है। अब जो भी आपको आता हो, जो आपको अच्छा लगे, आप इसमें से कोई सा भी 5 करना होगा। तो पहला क्वेश्चन इस तरीके से होता है। अब आप एक एक करके आपको मैं बताऊं। देखो, जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र। अब यहाँ पे देखिए एक्वेटिक इकोसिस्टम पे आया हुआ है, जो कि जल में जो हमारे जीव जंतु, चाहे मछली रहते हो, फिश रहते हो, उन जीव जंतु के ऊपर जो हानिकारक जो उन पे इम्पैक्ट पड़ता है, प्लस उनसे इंसानों को क्या फ़ायदा है, ये सभी चीज़ हमें इसके अंदर बताना होता है। ठीक है, जलीय परितंत्र के बारे में बताना है। आखिर चाहे वो लेक हो गई हमारी, यानी कि झरना हो गया, नदी हो गया, तालाब हो गया, महासागर हो गया, समुद्र हो गए, ये सब हमारे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जीव जंतु यानी जो ऑर्गेन्स हैं, जो जीव पानी में रहते हैं, उनकी संख्या में उतनी ही हो, कम होगी तो जलीय मतलब क्या, जैसे छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है, तो ऐसा होने से जलीय जो परितंत्र है, डेट मीन्स जो हमारा जो हाइड्रो इकोसिस्टम आप कह सकते हो इसको, वो बिगड़ जाएगा, जिससे कि खतरा होगा हमारे। तो इसके अंदर पूरा में यही डिफाइन करना है। एंड दूसरा है हमारे पास भूमि का ह्रास। भूमि का ह्रास का मतलब यहाँ पे क्या है, एक बार आपको मैं समझा देता हूँ। देखो, जब भी जमीन जो है हमारी, जो हमारी भूमि है, वो इस लायक ना हो कि वहाँ पे उपजाऊ यानी कि कोई फसल या कोई क्रॉप्स को पैदा किया जा सके, जब इस लायक वो नहीं होती है, तो इसका मतलब ये समझिए आपकी भूमि का ह्रास हो रहा है, यानी कि लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, या इसको हम लैंड डेप्रिसिएशन भी कहा जाता है। समझ में आ गया आपको? यानी कि जो भूमि है उसकी फर्टिलाइजर सिस्टम, जो फर्टिलाइजर पावर है, वो कम हो जाना। और आज बढ़ती जनसंख्या के हिसाब से जिस तरीके से उपजाऊ भूमि खत्म होते जा रहे हैं, ये आज ह्यूमन यानी जो हमारी पॉपुलेशन है, बढ़ती जो पॉपुलेशन, इसके लिए बहुत बड़ा खतरा है ये। इसलिए हमें जो आज हम जो यूज़ करते हैं ना, मतलब कीटनाशक या जो हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, अलग अलग केमिकल्स वगैरह यूज़ कर लेते हैं, इससे भी हमारी जो लैंड्स है इनका डिग्रेडेशन हो रहा है अब। ठीक है, भूमि का ह्रास हो रहा है। थर्ड पॉइंट क्या है, वायुमंडल यानी कि एटमोस्फेयर। जो हमारा वायुमंडल है जिसने पूरे इस एनवायरनमेंट को, एटमोस्फेयर डेट मीन्स जो पूरा ही हमारा अर्थ है, इस चारों तरफ से इसने घेरा हुआ है और हम सब के सब इस वायुमंडल से घिरे हुए हैं। इसका भी एक अपना ही, इस लेयर का अपना भी एक इम्पोर्टेंट है। तो एटमोस्फेयर का मतलब ही यहाँ पे इस तरीके से आपको समझना है कि वायुमंडल, और जब हम देखते हैं एटमोस्फेयर हो गया, हाइड्रोस्फेयर हो गया, है ना, इन सब का एक अपना रोल है। एटमोस्फेयर अर्थ पे इसलिए यहाँ पे जीवन है, ये और किसी प्लेनेट पे नहीं है, इसलिए वहाँ पे जीवन नहीं है, इसका अपना इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लस इजी पॉइंट भी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है
जब एक जनरेशन, यानी आप कह सकते हो कि आप अभी जो हमारे इस टाइम की जो जनरेशन है वो रिसोर्सेस को, जो हमारे पास संसाधन है, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो गए, उन रिसोर्सेस को इस तरीके से उनका यूज करे ताकि आने वाली जनरेशन को भी उसका फायदा मिले। अब आज अगर हमने पेट्रोल खत्म कर दिया तो आने वाली हमारे जो जनरेशन, जो हमारे बाल बच्चे होंगे, वो तो साइकिलों पर घूमेंगे भाई। इस चीज को हमें यूज करना चाहिए ताकि आने वाली सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट, यानी जो जनरेशन है, उसको भी इसका फायदा मिले। संसाधनों का उतना ही यूज करो ताकि आने वाली जनरेशन भी उसका उपयोग कर पाए। ये चीज दोस्त 1982 की एक यूएनओ की एक संस्था है और उसी के द्वारा एक रिपोर्ट दिया गया था। उस रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। इस रिपोर्ट के अंदर ये डेफिनेशन दी गई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कि ऐसे रिसोर्सेस जिनका इस्तेमाल हम आज इस तरीके से करें ताकि आने वाली जनरेशन भी उसका यूज कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 5th पॉइंट, वैश्विक ताप यानी ग्लोबल वार्मिंग। इसका मतलब ये है कि जो आज ये बढ़ता जो तापमान है, अब आप खुद देखिए यार, अब अगस्त का महीना चल रहा है, अभी भी गर्मी इतनी हो रही है कि कुछ पूछो मत यार। एक टाइम था कि टाइम से गर्मी टाइम पे, सर्दी टाइम पे, बरसात टाइम पे हुआ करती थी, लेकिन आज सब कुछ बे टाइम पे है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी से हो रही है। आज जिस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है देशों का, हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, वो इतना गर्म पैदा कर रहा है दुनिया भर के अंदर, जिससे कि ग्लेशियर पिघल जाते हैं। और जब वो पिघलेंगे तो जो जल का स्तर है समुद्र के अंदर वो बढ़ेगा, इससे आसपास के एरियाज में बाढ़, फ्लड का खतरा भी बढ़ जाएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत बहुत बड़ा संकट है और ये एक देश का नहीं बल्कि सभी देशों का है। इसलिए सभी देशों को एकजुट होकर इससे निपटना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ इंडिया या अमेरिका, इसमें जो विकासशील यानी जो डेवलपिंग कंट्रीज है और जो डेवलप्ड कंट्रीज है, दोनों को मिलजुल कर हिस्सा लेना पड़ेगा। और इसके ऊपर कई सारे मीटिंग और बैठकें होती रहती है, जैसे कि आप देखो क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, अर्थ कॉन्फ्रेंस यानी पृथ्वी सम्मेलन हो गया, ये सब हुआ पड़ा है। एंड पेरिस कॉन्फ्रेंस हो गया, इसके अंदर पेरिस सम्मेलन इसको कहते हैं। इस पर कई सारे सम्मेलन हुए हैं और ये वैश्विक ताप के लिए होता है ये। जैसे कि इंडिया ने भी कहा है कि हम 2070 तक कम करेंगे अपना, और चाइना 2050 तक कहता है कि भाई बहुत कम से कम कर देंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड ही मेन रीजन होता है ग्लोबल वार्मिंग का। कार्बन डाइऑक्साइड का जितना कम से कम हम यूज़ करेंगे उतना ही हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके लिए ठीक रहेगा ये। ठीक है, तो उसका जैसे ही इसका तापमान बढ़ता है, वैश्विक ताप बढ़ जाता है, जो कि हमारे लिए खतरा है ये। नेक्स्ट 6 पॉइंट क्या है? अम्लीय वर्षा। ये थोड़ा सा खतरनाक हमारे लिए हो सकता है, क्योंकि आज देखिए जरा जिस तरीके से आज ताजमहल की जो सुंदरता है, इस एसिड रेन नहीं उसको खराब कर रखी है। इसका मतलब क्या होता है ये समझते हैं हम। देखिए, जब CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जब जल के साथ घुल जाती है तो आपस में मिलकर वो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड, जब जो पानी होती है, बारिश की जो पानी होती है, उसमें वो मिल जाती है, तो उस टाइम वो एक एसिड रेन करने लग जाती है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जो पहली बार बारिश होती है, हमारे मम्मी पापा कहा करते थे कि पहली बार बारिश हो तो इसमें मत नहाओ, ये हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। जब कुछ समय तक बारिश हो जाए, 10-12 बार हो जाए, उसके बाद नहाने जाओ बारिश में, जब कोई नहाता भी है, क्योंकि फर्स्ट रेन खतरनाक होती है, क्योंकि इसके अंदर CO2 मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड जब मिल जाती है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड छोड़ती है। अब इससे क्या होता है कि ये कार्बनिक ऑक्साइड एक लेयर बना देती है, और जब ये बारिश गिरती है तो एसिड रेन हमारे बॉडीज को भी हार्म करती है। प्लस आप देखिए खुद से, जो आज जो ताजमहल की जो सुंदरता है, कहीं ना कहीं पीलापन उसके ऊपर हो गया, और ये मेन रीजन एसिड रेन का ही है। तो ये काफ़ी खतरनाक चीज़ है। तो जब तक हम कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म नहीं करेंगे, दैट मीन्स बिल्कुल कम से कम इसका यूज़ नहीं करेंगे, ये कैसे हो सकता है चीज़। ठीक है, तो ये है अम्लीय वर्षा। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला का मतलब क्या है? यहाँ पे फूड चेन। जिस तरीके से आज एक इंसान दूसरे इंसान से कनेक्टिविटी है, हम एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर डिपेंडेंट हैं, वैसे ही जीवों के साथ भी है, जो आपस में खाने के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसको फूड चेन कहा जाता है। मैं आपको इससे एक पिक्चर के थ्रू समझाता हूँ, और आपको मैं एक रिकमेंड भी करूँगा, जब एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आता है फूड चेन के ऊपर, तो फूड चेन्स में आपको ये पिक्चर्स बनाना है जैसे कि आपको मार्क्स मिले। देखिए यहाँ पे खुद देखिए, सबसे पहले क्या है यहाँ पे बना हुआ, देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। आप सबसे पहले देखोगे यहाँ पे ट्रीज हैं, ठीक है। ट्रीज को कौन खाता है? डियर, ठीक है, डियर खाता है। उसके बाद डियर को कौन खा जाता है? लायन खा जाता है भाई। क्लियर है यहाँ पे? चलिए, एक चीज़ आपको समझ में आ गया। फ्लावर, फूलों के ऊपर बैठती है तितली, तितली खा जाती है इन फ्लावर को, उनका रस को चूस जाती है पूरा। इन तितलियों को खा जाता है मेंढक, मेंढक खा जाता है। इन मेंढक को खा जाती है स्नैक, सांप खा जाती है भाई, सांप खा जाता है, जो भी हो वो। एंड इन सांपों को ईगल, भाई चील खा जाती है। क्लियर है? तो इस तरीके से ये डिपेंडेंट एक दूसरे पे। अब देखो, छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है, और इन बड़ी मछलियों को ये वर्ड्स यानी कि जो बगले होते हैं, बगला है ना, काफी मतलब देखा होगा आपने, ये सब खा जाती है। तो इसी को हम फूड चेन कहते हैं।
क्या कहा जाता है इसको फूड चेन्स कहा जाता है, जो आपस में दूसरे से जुड़े हुए हो और डिपेंडेंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसी में 2 ऑप्शन दिए गए हैं। एक ऑप्शन का है जिसके अंदर ये सब देखा, और एक ऑप्शन बी यानी कि खा ऑप्शन है जिसके अंदर आपको ट्रू एंड फॉल्स दिया जाता है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है जैव विविधता हॉटस्पॉट्स का शब्द, जो ये हॉटस्पॉट जो वर्ड है, इसका सबसे पहले जो यूज किया गया था नॉर्मन मायर्स के द्वारा यूज किया था। किसके द्वारा? नॉर्मन मायर्स के द्वारा यूज किया गया था। तो क्या ये सही है या गलत है? बिल्कुल ये सही है पॉइंट, ठीक है। भारत में 2 जैव विविधता के मुख्य स्थल क्या है, यानी कि देयर आर 2 मेन साइट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। तो आपको बताना है बिल्कुल ऐसा नहीं है। बायोडाइवर्सिटी बहुत सारे छोड़ते भारत के अंदर, यार काफी नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, साउथ वेस्ट के, तो अलग अलग है इसमें, ठीक है, सिर्फ 2 ही नहीं है। नेक्स्ट क्या है? स्वच्छ भारत अभियान वर्ष 2016 में शुरू किया गया था। नहीं भाई, स्वच्छ भारत अभियान आपको पता है कि जब मोदी जी आए तो भाई सबसे बड़ा तो यही था भारत का सोर्स, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2016 में ना होकर 2 अक्टूबर 2014 में की गई थी, ठीक है। ये करेक्ट है, जबकि ये लाइन गलत दी गई है इसके अंदर, ठीक है। शहरी क्षेत्रों में PM2.5 प्रमुख वायु प्रदूषक है। बिल्कुल जी, हाँ जी, बिल्कुल ये है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। PM2.5 ये बहुत बड़ा प्रदूषक है, मतलब माना जाता है इसको। हर साल 22 जून को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नहीं, हर साल 21 जून को मनाया जाता है। तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है, ये हमें पता होना चाहिए। तो ट्रू एंड फॉल्स हो गया। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 में आपको अंतर स्पष्ट करना है, यानी कि आपको पॉइंट दिए गए हैं, लगभग इसमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं और एक चीज पॉइंट यहाँ पे ये रहा। तो टोटल आपके पास 5 ऑप्शन है, 5 में से कोई सा भी आपको 3 सिलेक्ट करना है और 2 चीज पूछा गया है, दोनों में आपको डिफरेंस बताना है। जैसे फर्स्ट में देखोगे आप तो घास क्षेत्र पारिस्थितिकीय तंत्र और मरुस्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में आपको डिफरेंस बताना है। देखो, मरुस्थलीय में कोई भी चीज उग नहीं सकता, बिल्कुल डेजर्ट होता है वो, है ना। आपको यहाँ पे हम उगाना भी चाहे तो हो नहीं सकता, वहाँ पर बिल्कुल डेजर्ट है वो, ठीक है। एंड रेगिस्तान बिल्कुल मरुस्थल टाइप में, एंड ग्रासलैंड यहाँ पे चीज़ों को उगाया जा सकता है, घास वगैरह हो सकती है, ठीक है। तो ये सिंपल है। नेक्स्ट पॉइंट का सौर ऊर्जा और पनबिजली ऊर्जा। देखो, सोलर एनर्जी, जिससे कि हम सूरज से जो हमारी ताप है, जो गर्मी है, हम उससे एनर्जी पैदा करते हैं। और जो पन बिजली है, इससे हम पानी के द्वारा, जो टरबाइन होती है उसके अंदर पानी को लेकर जो उसकी बिल्कुल जो एनर्जी होती है उससे घूमती है टरबाइन, पानी जब गिरती है तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? पेट्रोलियम और जैव गैस। पेट्रोलियम आज हमारी पेट्रोल जिससे कि एनर्जी पैदा होती है हमारे, हम जो गाड़ी चलाने में यूज करते हैं, ठीक है, पेट्रोल वगैरह ये हो गया। एंड जैव गैस, आपने देखो आज अभी तो हम दिल्ली जैसे शहरों में रह रहे हैं, या हम शहरों में रह रहे तो आज नहीं, मुझे याद है कि मेरे नाना वगैरह जब थे तो उन्होंने गैस, जो गोबर वगैरह होता है, तो गोबर गैस बना रखा था। उस गोबर के अंदर क्या करते थे, वो पानी को डाल लेते थे और जब वो गीला हो जाता था तो उससे वो लाइट्स वगैरह, कुछ लैंप वगैरह जलाया करते थे। तो बायोगैस इसको कहा जाता है, जब हम गोबर गैस यानी कि गोबर से या इन सब चीज़ों से हम कोई एनर्जी पैदा करें, यानी हम इलेक्ट्रिसिटी यानी कोई लाइट वगैरह जला सकें। तो कीटनाशक यानी कि पेस्टिसाइड्स, इनका यूज तब किया जाता है जब आपने देखा होगा जब कोई क्रॉप्स वगैरह उगाया जाता है, कोई फसल वगैरह, तो उसके आसपास में खरपतवार यानी कि अलग अलग घास वगैरह से उग जाती है, उनको हटाने के लिए, तो उस चीज़ के लिए हम कीटनाशक यूज करते हैं, यहाँ पे पेस्टिसाइड यूज करते हैं, कुछ कीड़े वगैरह है ना, इन सबको हटाने के लिए। प्लस खाद को उगाया डाला जाता है फसलों को तेजी से बढ़ाने के लिए, ठीक है, ठीक है, सीड्स वगैरह हो गए उनको, उसके लिए, ठीक है, हम यहाँ पे सीड्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट, परमाणु ऊर्जा और जलीय ऊर्जा में अंतर बताना है आपको। देखो, न्यूक्लियर जो पावर्स होते हैं, आपने देखा होगा चेरनोबिल के अंदर भी, इंडिया के अंदर भी है, तो चेरनोबिल में भी तो एक अलग कहानी है उसकी, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि परमाणु ऊर्जा क्या होता है। देखो, जब भी एटम्स को तोड़ा जाता है, एटम्स है ना, न्यूक्लियर जो बॉम्ब होते हैं वगैरह, उनको जब तोड़ा जाता है तो उससे क्या होता है कि हाई एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो उस हाई एनर्जी से क्या होता है कि दोस्त, उसी चीज़ से क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे कि चेरनोबिल वगैरह हो गया, यहाँ पे इस तरीके से होता है। जो घटना हुई थी, आपने पता होगा आपको किस वजह से वो घटना हुई थी, जब वो जो रिफ्यूजी होता है, यानी कि जब वो फट गया था। कई मतलब कि इसका जो आज भी दोस्त देखा जाता है इम्पैक्ट और भी देशों के अंदर, और उसका उस टाइम तो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट हुआ था, पूरा यूरोप तक फैल चुका था वो, ठीक है। ये तो हो गया एटम बम्स को तोड़कर उससे हाई, है ना, एनर्जी पैदा करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना। नेक्स्ट है जलीय ऊर्जा, इसको हाइड्रो पावर कहा जाता है। हाइड्रो मतलब होता है वाटर यानी कि पानी। जब पानी को वाष्प करके, आपने सुना होगा जो पानी जब वाष्प होती है जिसको वेपर कहा जाता है, तो वेपराइजेशन की वजह से क्या होता है दोस्त कि क्या निकलता है, टरबाइन पर डाला जाता है। तो इस वाष्प से टरबाइन को घुमाया जाता है और इस टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि ये एटम बम से यानी कि जो एटम्स होते हैं उनसे बनती है, और जलीय ऊर्जा हाइड्रो पावर ये जल से
टरबाइन पे गिरा के इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। क्लियर है? आप इसकी इमेज गूगल पे देख सकते हो, आप हाइड्रो पावर सर्च कीजिए, आप न्यूक्लियर पावर सर्च कीजिए, वहाँ पे आ जाएगा ये इमेज। ठीक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन है ये हमारा, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, कोई भी 3 देना है आपको, यानी कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग एनी 3। भारत में कोई भी पर्यावरण आंदोलन, चिपको आंदोलन, पूरी कहानी पता है आप सभी को। मैं आपको नोट्स देने वाला हूँ इस वीडियो के एंड में, तो इसलिए मैं आपको ब्रीफली में समझाया जा रहा हूँ अभी जल्दी जल्दी, ताकि नोट्स आप पढ़ लोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चिपको आंदोलन की पूरी कहानी 1960 के डिकेड्स का पूरा बहुत बड़ा आंदोलन, उत्तराखंड के 2 टिहरी से फैल के पूरा मतलब उत्तराखंड में फैल गया। उसके बाद हुमायूं से लेकर पूरे भारत में इंटरनेशनल रूप से इसका बहुत तेज मिल गया। ठीक है, जब पेड़ों से चिपक गई महिलाएं, और उन्होंने ये कह दिया कि हम पेड़ काटने नहीं देंगे, और महिलाओं का जो एक जो अवेयरनेस है वो तो था ही, और दुनिया भर के अंदर इसका अप्रिसिएशन मिल किया गया कि इनको दोस्तों हमारा समाज कहीं ना कहीं कमजोर मानता है। ठीक है, लेकिन आज उनको झंडा गाड़ रखा है यार। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, इको टूरिज्म, यानी कि पर्यावरण पर्यटन। इसमें को पर्यावरणीय पर्यटन का मतलब होता है इको टूरिज्म, जहाँ पे नेचुरली तरीके से एक ऐसा प्लेस हो जहाँ पे लोग आके घूम सके। चाहे हम लद्दाख घूमने जाए, लेह घूमने जाए, हम नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में घूमने जाए, तो ऐसे ही कई सारे प्लेसेस हैं जो कि नेचुरली हैं पूरे, और वहाँ पे प्राकृतिक रूप से हम पर्यटन करने के लिए जा सकते हैं, जो कि नेचुरल ब्यूटी को दिखाता है, यानी प्राकृतिक सुंदरता को दिखाता है। थर्ड पॉइंट क्या है, पर्यावरण और मानव समुदायों पर खनन के हानिकारक प्रभाव बताइए। देखो जो हम जो माइनिंग होती है उसके आसपास में जो एरिया जो लोग रहते हैं, जो उनके जो धुएं निकल के आती है, प्लस जो उनके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे कण के टाइप में, वो आसपास में जो लोग रहते हैं उनको सांस लेने में दिक्कत करती है। सबसे पहले तो यही है यार, तो हार्मफुल इसका इम्पैक्ट पड़ता है जो अलग अलग जो ह्यूमन बींग्स जो आसपास जो ह्यूमन कम्युनिटी रह रही है उनके ऊपर। गिद्ध प्रजनन कार्यक्रम, इसका मतलब होता है जो गिद्ध होते हैं वो मरे हुए जानवरों को खाकर उनकी संख्या को कम कर देते हैं। अब मरे हुए जानवरों को साफ करने का जो लोड होगा मानव जाति पर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए गिद्ध की प्रजाति इसलिए जरूरी है ताकि वो मरे हुए जानवरों को खाकर साफ कर दे। और मरे हुए जानवरों को खाकर गिद्ध इसलिए भी कर सकती है साफ क्योंकि उसका पाचन तंत्र जो होता है वो बहुत मजबूत होता है। क्योंकि खुद सोचिए आप, जो मरे हुए गले सड़े कई दिनों के जो संक्रमण कुछ कीड़े मकोड़े लग जाते हैं ऐसे जानवरों के ऊपर जिनको गिद्ध खा जाती है, और ऐसे जानवरों को खाने के बाद उसका पाचन तंत्र इतना मजबूत होता है कि वो पचा भी लेती है। उसके पास ये पावर दिया है भाई हमारे नेचर ने, तो गिद्ध इसलिए जरूरी है। आप खुद से देखिए कि 1990 के अंदर 1990 के अंदर टोटल 4 मिलियन दुनिया भर के अंदर गिद्ध हुआ करते थे, जो कि 1.2 मिलियन टन जो सड़ा हुआ मांस है उसको खाकर साफ करते थे। लेकिन आज जो गिद्ध है उनकी जो संख्या है वो घटते जा रही है, जिसके वजह से जो मरे हुए जानवर है वो कई आए दिन जंगलों में पाए जाते हैं, तो इससे खतरा हो जाता है। ठीक है, जो हमारी जो इनको रोग होते हैं, जो इनकी बीमारियां होती है, जो कीड़े लगते हैं, इससे आसपास के एरियाज में भी फैल जाते हैं और इससे दिक्कत हो सकती है। इसलिए गिद्ध प्रजनन कार्यक्रम चलाया गया ताकि जो गिद्धों की संख्या है उसको बचाया जा सके, प्रजनन करके। ठीक है, जो रिप्रोडक्शन का काम होता है उसको करके इनकी जनसंख्या को बढ़ाया जा सके। जैसे कि आज भारत में देखोगे बाघों की संख्या खत्म हो रही है, हम तो भाई खुद अफ्रीका से उनको मतलब कि दोस्त सोच रहे हैं कि भाई इंपोर्ट करें, काफ़ी मतलब कि हम भी सोच रहे हैं। तो इस तरीके से हम उन चीज़ों को बचा के रखें जिनकी संख्या खत्म होती जा रही है, क्योंकि इको सिस्टम को बनाए रखने के लिए बैलेंस करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरों में जैव विविधता उद्यान का महत्व। देखो जितने भी पार्क सिटीज़ हैं वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का अपना ही इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि अलग अलग कल्चर्स को अलग अलग जो कह सकते हो कि जो पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, उनको बनाए रखना बहुत जरूरी है शहरों के अंदर। सिटीज़ के अंदर जो डेवलपमेंट किया जाता है उसके वजह से इन बायोडाइवर्सिटी पे खतरा पैदा होता है, ताकि जो ये ऑर्गेन्स है, जो ये जो जीव है, ये खत्म ना हो जाए। इसलिए ज़रूरी है बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखना, ताकि जो डेवलपमेंट की होड़ में जो हम विषैले गैस निकालते हैं अलग अलग केमिकल से, तो इनसे खतरा हो सकता है इनको, इसलिए बचाए रखना बहुत जरूरी है। ये पॉइंट है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, मानव समुदायों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का जो संक्षिप्त है, संक्षिप्त मतलब होता है बिल्कुल छोटे तरीके से आपको आंसर देना है। ईवीएस के पेपर में आपको बड़े बड़े आंसर नहीं लिखना होता, मुश्किल से 2 पेजेस में एक आंसर आपको देना है। ठीक है, एक खड़ा पेज कर लो तो आगे बैक और फ्रंट, बस ऐसे आप 2 पेजेस में आपको आंसर देना है। एंड इसमें 2 ऑप्शन पूछे गए हैं आप सभी से, एक का में पूछा गया है और खा में पूछा गया, ए और बी। ए में क्या पूछा गया है, मानव समुदायों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का आपको लिख बताना है। देखिए जलवायु परिवर्तन पूछा गया आप सभी से, डिस्कस ब्रीफली द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। देखो जब भी क्लाइमेट चेंज होगा इसकी जो आगे की जो आउटकम है हमें इससे निपटने में बहुत मुश्किल आएगी। क्यों? क्योंकि भूखमरी आ सकती है, बाढ़ आ सकती है। अब इससे उनका सबसे ज़्यादा नुकसान होगा जो
डेवलपिंग कंट्रीज हैं, विकासशील देश हैं, एशियन, अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, इनका बहुत नुकसान होने वाला है। और यह नुकसान जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जो आप विकास कर चुके हैं, उनके वजह से होने वाला है। इसलिए दुनिया भर के अंदर क्लाइमेट चेंज के ऊपर, चाहे क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, अलग अलग टाइम में हमने इस पर सम्मेलन किए हैं। दुनिया भर के देशों ने इस पर चिंता तो अपनी व्यक्त कर दी है, लेकिन कोई काम ईमानदारी से नहीं करना चाहता। इसलिए ईमानदारी की जरूरत है ताकि हम क्लाइमेट चेंज को रोक सकें। क्लाइमेट चेंज मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये एक हर आज से एक है तो कल चेंज हो जाएगा। ये बहुत लंबे समय में चेंज होता है, बट मेन रीज़न होता है जो हम विषैले गैसेज यूज कर रहे हैं, हम पृथ्वी का तापमान बढ़ाया जा रहे हैं। आज ठंड का टाइम भी गायब हो चुका है। आज गर्मी ज़्यादा टाइम पर रहेगी तो ठंड बहुत कम रहेगी, बरसात का कुछ आता पता नहीं होता, बेमौसम बारिश हो जाती है। तो ये सब मेन क्लाइमेट चेंज की वजह से ही है। और क्लियर है यहाँ पे? तो हमें इससे निपटना चाहिए और इसमें सभी देशों का अपना योगदान होना चाहिए ताकि हम पॉल्यूशन कम से कम करें। ठीक है, खत्म करें भाई इसको। सबसे पहले तो बी पॉइंट क्या है, भारत में बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि के सामाजिक आर्थिक प्रभावों को बताइए। तो सबसे पहले हमें तो ये बता देना चाहिए इसके अंदर कि जब भी कोई बाढ़ आती है, अभी कोई ताज़ा एग्जांपल दूं, महाराष्ट्र के अंदर आपको, नॉर्थ आसाम के अंदर देख लीजिए, बिल्कुल जीता जाता एग्जांपल है ये। आसाम के अंदर कई लाखों करोड़ों का जो पहले नुकसान होता है, यहाँ पे हमारी जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हो, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हो, उनका नुकसान होता है। बेचारे घर वाले बेघर हो जाते हैं, अपने सामानों को तो वो छोड़ दीजिए, उनकी जान बच जाए वही सबसे बड़ी बात होती है। भूखमरी आ जाती है। हमारे देश के जो जवान होते हैं उनको हेलीकॉप्टर से या तमाम यानी कि नौकायान से दोस्त उनके पास खाना पहुंचाना पड़ता है। तो देश की सरकार को अलग अलग टाइम पे करना पड़ता है, लेकिन हमें इससे निपटने के लिए सबसे पहले तो बाढ़ की संभावित जो पॉइंट्स हैं हमें उनको ठीक करना होगा। सबसे पहले तो यही है। अब बाढ़ आ रहा है, आज भी डेवलप कंट्री में क्या है कि कहीं पे भी बाढ़ आती है तो पहले ही इसका संकेत मिलता है। अब हमारे देश में क्या है कि कोई संकेत बंकेत नहीं, बाढ़ आएगी तबाह कर ले जाएगी। तो हमें पहले जहाँ पे कोई जो बाढ़ भूकंप का एरिया होता है, जैसे तो हम बाढ़ की बात करें तो चाहे हम नॉर्थ ईस्ट में देखें, हम महाराष्ट्र में देखें, हम इधर उड़ीसा वगैरह में देखें, तो जब भी आता है तो जैसे बिहार को देख लीजिए, जब भी आता है तो तबाह करके जाता है। तो इनसे निपटने के लिए सरकार को अलग अलग कार्यक्रम पहले तो चलाना चाहिए ताकि उन लोगों को, जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, उनको हम जो बेघर हो जाते हैं उनको पहले सहारा दे सकें। और सबसे बड़ी बात है, बाढ़ से निपटने से पहले की कंडीशन को देखें जिससे कि बाढ़ को रोका जा सके, जो आसपास जो एरिया में लोग रह रहे हैं उनको नुकसान ना पहुंचे। ठीक है। एंड जो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या, संसाधनों की कमी और प्रदूषण के संबंध में पर्यावरण पर पढ़ने, जो आज हम देखेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन होता है ये, जो आज रिसोर्सेज बढ़ते जा रही है, अब तो चीन को भी हम पीछे छोड़ने वाले हैं पॉपुलेशन के मामले में। ये खुशखबरी कीजिए, अब दुख मनाइए इसको लेकर। देखिए भारत ने कुछ किया हो ना किया हो आज़ादी के बाद, लेकिन हमने बच्चा पैदा करने में महारत हासिल कर रखा है। अब खुद देखिए यार कि अब चीन को भी पीछे छोड़ दिया हमने। और जब भी पॉपुलेशन बढ़ती है तो कंजप्शन बढ़ता है, और ये कंजप्शन जो बढ़ रहा है इंक्रीजमेंट की वजह से, जो पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपको ये बताना है। अब जरा खुद से सोचिए यार कि एक कमरे में सिर्फ 4 लोग आ सकते हैं, और उसी कमरे में जब 10 लोगों को बिठा दिया जाएगा ठूस ठूस के, तो उस कमरे का क्या हाल रह जाएगा, प्लस जो उस कमरे में लोग रह रहे हैं उनकी क्या हाल रह जाएगी। जरा खुद सोच के देखिए। सेम यही कंडीशन है इस पृथ्वी के ऊपर। आपको पता है कि 70% तो सिर्फ पानी पानी भरा पड़ा है। अब जितना भी जो स्थल एरिया है जहाँ पे रह सकता है इंसान, अब इतने से एरिया में जब पॉपुलेशन बड़ी होगी तो उस देश के अंदर इकोनॉमिक कंडीशन तो पहले ही खराब होगी। जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ज़्यादा ही कम होगा, तो देश की जो रिसोर्सेज उस पर बोझ बढ़ता जाएगा। फिर जाके वही जो हमारा इन्वायरमेंट होता है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और ज़्यादातर ये जो विकासशील कंट्रीज़ है, एशियन, अफ्रीकन, लैटिन अमेरिकन के, यही मेन रीज़न है पॉपुलेशन बढ़ने के बाद जो रिसोर्सेज पे मेन इम्पैक्ट पड़ रहा है इनका। तो जैसे कि कहा जाता है कि पॉपुलेशन को कम करने पे ध्यान देना चाहिए देशों को, ताकि देश की जो रिसोर्सेज है उसका भी सही से यूटिलाइज़ किया जा सके, वो इन्वायरमेंट पे और जो पॉल्यूशन का जो मेन इशू होता है वो भी ठीक हो सके। क्योंकि मेन रीज़न है कि पैदा करना ही तो बेशक आसान है, लेकिन उसके बाद पालना और बड़े होने के बाद जो इकोनॉमिक जो क्राइसिस होती है उससे निपटना, ये चीज़ बहुत बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली जैसे महानगरीय क्षेत्रों में लैंडफिल के साथ जुड़े विभिन्न खतरों और समस्याओं का वर्णन करें। देखिए आपको एक्सप्लेन करना है अलग अलग जो डेंजरस प्रॉब्लम्स है एसोसिएटेड विद लैंडफिल्स। लैंडफिल्स का मतलब क्या है? देखो लैंडफिल्स गैस का नाम है, तो लैंडफिल गैस कहा जाता है। होता क्या है, दिल्ली के अंदर ऐसे जैसे सीमापुरी इलाके में जाइए तो ऐसे कुछ इलाके हैं जहाँ पे बहुत सारे कूड़े इकट्ठे हैं, है ना, गार्बेज डंप्स कह सकते हो उसको आप, तो गार्बेज डंप्स। और उस डंप्स की वजह से वहाँ पे क्या है कि बहुत टाइम से है, वो कई सालों से वहाँ पे, तो वहाँ पे अलग अलग तरीके के जब
गैस पैदा हो जाते हैं। मान लो कि 10-12 साल 15 साल से जब कूड़ा इकट्ठा होता है तो वहाँ पे अलग अलग गैस इकट्ठे हो जाते हैं, यानी कि गैस बन जाते हैं, और उन्हीं गैसेस को लैंडफिल गैस कहा जाता है। और ये गैस आसपास के एरियाज में जो लोग रहते हैं उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, उनकी हेल्थ के ऊपर। तो इसलिए दिल्ली गवर्नमेंट इससे निपटने के लिए अभी सोच ही रही है कि किस तरीके से केमिकल्स डाल के इन कूड़े को ख़त्म कर दिया जाए, बट ऐसा अभी कोई सक्सेस मिला नहीं है। ताकि सरकार को सोचना चाहिए जल्द से जल्द, तब ये खत्म हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित 3R के सिद्धांत का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अपशिष्ट का मतलब क्या होता है बताइए जरा एक बार। जो वेस्ट है, जो वेस्टेज है, उनको किस तरीके से यूज करें। अब वेस्टेज को क्या होता है, हम फेंक देते हैं, तो इसके लिए 3R का फॉर्मूला दिया गया है। सबसे पहले हम रिड्यूस करें। रिड्यूस का मतलब जो हम कंजप्शन करते हैं, हम अपने इच्छाओं को पहले कम करें। हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को यूज़ करेंगे, हम उतना ही बर्बाद करेंगे। इसलिए हमें कंजप्शन को कम करने पे ध्यान देना चाहिए, चीज़ों को हम रिड्यूस करें, यूज़ करना पहली चीज़। दूसरा R का मतलब क्या है, रीयूज़ करना। जिसको हमने यूज़ एक बार कर लिया उसको फिर से भी रीयूज़ कर सके, हमें ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्त अभी गवर्नमेंट ने लगभग 18 चीज़ों पर बैन लगा दिया, जैसे ही प्लास्टिक की चम्मच, प्लास्टिक की पॉलीथीन, इन सब पे बैन लगा दिया है। ठीक है, और ये लगाना जरूरी भी है। अगर इन पे बैन नहीं लगाएंगे तो हमारी पॉल्यूशन के लिए बहुत दिक्कत है, क्योंकि ये चीज़ रिसाइकल या रीयूज़ नहीं हो सकती। तो उन सब चीज़ों को हमें रीयूज़ कर लेना चाहिए। जो इन्वायरमेंट को अगर फेंक दे हम तो वो खतरा है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, तो उनको रीयूज़ करना चाहिए, प्लस रिसाइकल। अब जो वेस्टेज है हम उनको रिसाइकल करके कोई अलग चीज़ बना दे, है ना। बेशक इसके अंदर एनर्जी लगती है, बट हम इसको रिसाइकल कर सकते हैं। तो 3R का फॉर्मूला है जिससे कि हम वेस्टेज को यूज भी कर सकते हैं, प्लस ये जो हमारा इन्वायरमेंट है हम इसको ठीक भी कर सकते हैं। पॉल्यूशन को कम से कम तो जरूर कर सकते हैं। तो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, ये 3 हमारा फॉर्मूला, इसको 3R कहा जाता है। 8 क्वेश्चन है, जो टोटल 8 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं आपके। ठीक है, भारत में पर्यावरणीय सुरक्षा एवं पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ाने में महिलाओं की योगदान बताना है दोस्तों। देखिए सबसे पहले तो चाहे देखो आप चिपको आंदोलन तो अलग से क्वेश्चन आए या ऐसे क्वेश्चन घुमा कर दे दिया जाएगा आपको। ठीक है, भारत में पर्यावरणीय सुरक्षा एवं पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ाने के लिए। देखो इस डायरेक्ट, अगर ये डायरेक्ट बोल देता चिपको आंदोलन तो क्या चला जाता भाई, जस्ट ये क्वेश्चन को घुमा के देगा। तो जिस तरीके से आपको मैंने आज क्वेश्चन बताया है, क्वेश्चन तो आने इसी तरीके से होते हैं, जस्ट वो घुमा कर दे देते हैं। तो ईवीएस से थोड़ा टेक्निकल वर्ड साइंस में जाएगा, थोड़ा सा आपको टेक्निकल वर्ड्स को थोड़ा समझना होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे महिला का योगदान आपको बताना है, तो सिंपल है चिपको आंदोलन। ठीक है, पूरा चिपको आंदोलन आपको पढ़कर जाना है। तो ये जो 8 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे सिलेबस में से आपको बताया मैंने ये। लेकिन अभी आपको मैं नोट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो मैंने आपको अभी यहाँ पे दिखाया है उनके आंसर्स भी अवेलेबल हैं। इंग्लिश मीडियम में देखोगे तो ये देखो, ये मैंने आपको बताया था ना, ये देखिए जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे बताए उन सभी के आंसर्स भी यहाँ पे पॉइंट्स वाइज में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिए गए। ये इंग्लिश मीडियम में भी है और ये हिंदी मीडियम में भी है, तो दोनों मीडियम में है, तो काफ़ी सहूलियत रहेगा आपके लिए। जो मीडियम में आप हो आप इसको ले सकते हो। डाउनलोड करने की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए दोस्त। बाकी ब्रीफली में आपको मैंने क्वेश्चंस बता दिए हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ना, पूरा पेपर आपका अच्छा जाएगा। इस पूरे PDF को एक बार जस्ट आपको रीड कर लेना है। ठीक है, इस PDF के अंदर इसके ऊपर आपको जो मैंने अभी 8 क्वेश्चन बताए, टोटल 8 क्वेश्चंस के आंसर्स दिए गए हैं। उसके बाद आपको चैप्टर वाइज भी जो इंपॉर्टेंट हो सकता था उनके भी आंसर दिए गए हैं। ये देखिए, जैसे फर्स्ट चैप्टर है हमारा मल्टीकल्चरल नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़, तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हैं वो भी इसके अंदर दे दिया गया है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा जो क्वेश्चंस है इसमें पूरा एक बार रीड कर लेना है, पूरा पेपर आपका मस्त जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए। इसमें चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, प्लस जो अभी आपको मैंने 8 क्वेश्चंस दिखाए हैं इन सभी क्वेश्चंस के इसके अंदर आंसर्स भी है। तो प्लीज़ इसको एक बार रीड कर लीजिए। नोट्स कैसे मिलेगा आपको, जैसे ही आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पे क्लिक कीजिएगा आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, आप इसको परचेज कर सकते हो जस्ट 99 रुपीज़ के अंदर। पूरा पेपर आपका मस्त जाने वाला है। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नोट्स को लेकर दोस्तों एक बार रीड कर लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, प्लस और भी आपके सभी सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स के मैं प्रिपरेशन करवाने वाला हूँ इसी तरीके से। तो चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। आप सब सब्सक्राइब नहीं करते यार, बड़ा दुख होता है मुझे। इतनी मेहनत करते हैं नोट्स प्रिपेयर, दोस्तों ये स्लाइड्स वगैरह, ये 8 क्वेश्चन कहाँ से ढूंढ के मैंने बहुत मुश्किल से यहाँ पे निकालें ताकि पेपर आपका अच्छा जाए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, यार बनाए रखिए। कैसे लगी वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। नोट्स को लेना बिल्कुल मत भूलना ताकि आप पढ़ाई कर लो। आपको मार्केट में कोई से बुक्स या टेनियर लेने जाओगे उसका पैसा तो लगे ना मेरे दोस्त, इसलिए इस PDF को बनाने में जो कॉस्ट लगी है वही कॉस्ट हम आपसे ले रहे हैं। आपसे जायज़ पैसा लेते हैं, जैसे कि हमारे जो
पूरा जो इकोसिस्टम चल रहा है टीम मैनेजमेंट का, नोट्स टाइपिंग, नोट्स प्रिपरेशन का, ये सब कुछ चल सके। एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए थोड़ा सा सस्टेन करने के लिए मनी चाहिए होता है यार, ठीक है। मुझे उतना ही चाहिए जिससे कि मैं सर्वर कॉस्ट वगैरह, इस टाइप राइटर को, सबको इन कॉस्ट को मैं उनको दे दूँ यार। मुझे आप समझ सकते हो इतना तो। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।